हमारा शरीर सच में कमाल की चीज है। अरबों कोशिकाएं, इतने सारे अंग, सब एक साथ, एक ताल में। कभी सोचा है ये सब इतनी सटीकता से कैसे चलता है? आज हम इसी अद्भुत मशीन यानी मानव शरीर के जो मुख्य तंत्र हैं, उनकी कार्यप्रणाली और उनके आपसी तालमेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ये चर्चा मानव शरीर तंत्र, कार्यप्रणाली और रोग नाम के एक लेख के कुछ अंशों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सा अंग क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि ये सब मिलकर जीवन का संतुलन, वो जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, उसे कैसे बनाए रखते हैं। और हाँ, जब इस संतुलन में कोई गड़बड़ होती है, मतलब कोई बीमारी, तो फिर क्या होता है? बिल्कुल सही कहा। होम्योस्टेसिस सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर सीधी सी बात है। ये शरीर की वो काबिलियत है जिससे वो अंदर का माहौल, मतलब तापमान, पानी का लेवल, शुगर वगैरह सब कुछ स्थिर रखता है, चाहे बाहर मौसम बदले या कुछ और हो। और ये जीने के लिए बहुत जरूरी है। यहीं पर शरीर के सारे सिस्टम्स का रोल आता है। वो अकेले नहीं, एक टीम की तरह काम करते हैं। गिनत नसें, धमनियां, नसें, ये सब, इनका काम तो हम सब जानते ही हैं। ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, इन सब को हर कोशिका तक पहुंचाना और वहां से जो कचरा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वापस लाना। परिवहन में रुकावट आती है तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि उच्च रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर का नंबर बढ़ना नहीं है, वो असल में रक्त वाहिकाओं मतलब नसों पर लगातार पड़ने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर है, और इससे वो धीरे धीरे कमजोर हो सकती हैं। इसी तरह कोरोनरी धमनी रोग, उसमें तो हृदय को खून पहुंचाने वाली जो मेन धमनियां है, उनमें ब्लॉकेज होने लगता है। और नतीजा दिल के दौरे, हार्ट अटैक का खतरा। क्यों? क्योंकि दिल की मांसपेशियों को काम करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती। तो ये दिखाता है कि इस सिस्टम कितना जरूरी है, इसका ठीक से चलना कितना जरूरी है। अच्छा, तो ये परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन तो पहुंचाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन शरीर में आती कहां से है? यहां पर शायद श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम शुरू होता होगा। नाक, फेफड़े, सांस की नलियां। एकदम सही पकड़ा। श्वसन तंत्र ये है शरीर का गैस एक्सचेंज डिपार्टमेंट। फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, उसे खून में मिलाते हैं, और खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर से बाहर फेंकते हैं। सिंपल। पर जब यहाँ दिक्कत आती है, जैसे अस्थमा में, उसमें क्या होता है कि सांस की नलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं, हवा का रास्ता रुक सा जाता है, जैसे किसी पाइप को भींच दिया हो। या फिर ब्रोंकाइटिस, उसमें इन्हीं नलियों में सूजन आ जाती है। और निमोनिया में तो फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो गैस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो ठीक से हो ही नहीं पाता। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये बीमारियां सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं है, ये पूरे शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन कम कर सकते हैं, और उसका असर तो फिर हर अंग पर पड़ेगा ही। यानी ऑक्सीजन आ गई, खून के जरिए पहुंच भी गई, लेकिन शरीर को चलाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन तो काफी नहीं है, ऊर्जा भी चाहिए, पोषक तत्व। तो ये सब कहां से आता है? अब शायद पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की बारी है। मुंह, पेट, आंतें, लिवर, ये सब। बिल्कुल। पाचन तंत्र है शरीर की फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ये खाने को लेता है, उसे छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ता है जिन्हें खून सोख सके, और फिर जो ठोस कचरा बचता है उसे बाहर निकाल देता है। अब यहाँ गड़बड़ी हो, जैसे गैस्ट्राइटिस, उसमें पेट की अंदर की परत में सूजन आ जाती है, या फिर अल्सर, पेट या आंत में घाव हो जाते हैं। स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं लिवर के बारे में। लिवर पाचन में मदद तो करता ही है, पर जब उसे हेपेटाइटिस जैसा कोई इन्फेक्शन होता है, तो सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने की जो प्रक्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी ठीक से नहीं हो पाती। तो एक ही अंग पर कितने सारे काम। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया लगती है। इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। सांस लेना, खून दौड़ाना, खाना पचाना, इन सब पर कंट्रोल कौन रखता है? यहां शायद तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की भूमिका आती होगी। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नसों का पूरा जाल। हाँ बिल्कुल, तंत्रिका तंत्र है शरीर का कंट्रोल सेंटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कमांड सेंटर। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संदेश निकलते हैं, नसों के जरिए पूरे शरीर में जाते हैं और वापस भी आते हैं। इसी से हमारी हरकतें, हमारी संवेदनाएं, यहाँ तक कि हमारा सोचना सब नियंत्रित होता है। लेकिन जब इस कंट्रोल सेंटर में ही कोई, कह सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाए,
जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्रेन में अचानक से असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है, तो शरीर का कंट्रोल बिगड़ जाता है। स्ट्रोक का जिक्र हमने पहले किया था ना परिसंचरण तंत्र के साथ। हाँ। तो यहाँ भी उसका जिक्र जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे खून की सप्लाई रुकने से वो परिसंचरण तंत्र की समस्या हुई, सीधा असर मस्तिष्क के काम पर, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि पार्किंसंस जैसी बीमारियों में ब्रेन में कुछ खास केमिकल्स कम होने लगते हैं और उसका नतीजा शरीर की गति, उसका संतुलन वो बिगड़ने लगता है। तो ये सिस्टम बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। अच्छा, शरीर सिर्फ काम ही नहीं करता, उसे एक आकार भी चाहिए, हिलना डुलना भी है। तो ये सहारा और गति कहाँ से आती है? यहाँ जरूर मांसपेशीय और कंकाल तंत्र यानी मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का काम होगा। हमारी हड्डियां, मांसपेशियां जोड़। निश्चित रूप से यही सिस्टम है जो हमें आकार देता है, सीधा खड़ा रखता है, चलने फिरने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर के नाजुक अंगों की सुरक्षा भी करता है। जैसे खोपड़ी ब्रेन को बचाती है, पर यहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन और दर्द, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। स्रोत ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक अहम बात बताते हैं। ये सिर्फ हड्डियों का कमजोर होना नहीं है, उनकी अंदरूनी बनावट बिगड़ने लगती है, इतनी कि जरा से झटके या गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी कुछ बीमारियां हैं, वो जेनेटिक होती हैं, वो मांसपेशियों को ही धीरे धीरे कमजोर करती जाती हैं। तो ये सिस्टम हमारी आजादी, हमारी मोबिलिटी से सीधे तौर पर जुड़ा है। इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ कचरा भी बनता होगा। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की या पाचन के बाद बचे ठोस अपशिष्ट की, क्या और भी तरह का कचरा होता है? और उसे कौन साफ करता है? शायद उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें गुर्दें, किडनीज मेन रोल में होती हैं। बिल्कुल, उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम अक्सर मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, ये शरीर का फिल्ट्रेशन प्लांट है। हमारी किडनीज खून को लगातार साफ करती हैं। खून से यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ और जो फालतू पानी है उसे छानकर अलग करती हैं और मूत्र बनाती हैं। ये मूत्र फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सोचिए, अगर इस फिल्ट्रेशन प्लांट में ही दिक्कत आ जाए, जैसे गुर्दे की पथरी बन जाए, वो मूत्र के रास्ते में अटक सकती है और बहुत भयानक दर्द होता है। मूत्र पथ संक्रमण, UTI, ये भी काफी आम है। लेकिन सबसे गंभीर स्थिति है गुर्दे की विफलता, रीनल फेलियर, जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। स्रोत बताते हैं कि ऐसी हालत में शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं और इसका असर फिर लगभग हर दूसरे सिस्टम पर पड़ता है, खासकर परिसंचरण तंत्र पर। हमने नियंत्रण की बात की थी तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में, जो तेजी से संदेश भेजता है। लेकिन क्या शरीर में कंट्रोल का कोई और तरीका भी है? मैंने हार्मोन्स वगैरह के बारे में सुना है, ये किस सिस्टम का हिस्सा है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, तंत्रिका तंत्र तो तेजी से काम करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, लेकिन शरीर में एक और कंट्रोल सिस्टम है जो थोड़ा धीमा है, पर उसका असर लंबे समय तक रहता है। ये है अंतस्त्रावी तंत्र, यानी एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल जैसी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स बनाती हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह होते हैं जो खून में मिलकर पूरे शरीर में जाते हैं, और ये विकास, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड, प्रजनन, ऐसी बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस इसी सिस्टम की एक बहुत जानी मानी बीमारी है। उसमें इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी से ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि थायराइड की समस्याएं भी इसी सिस्टम से जुड़ी हैं। चाहे थायराइड हार्मोन कम बने या ज्यादा, हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों ही सूरतों में पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा सकता है। वजन से लेकर एनर्जी लेवल तक सब कुछ प्रभावित होता है। तो ये केमिकल संदेशवाहक हमारे शरीर को बैलेंस में रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, शरीर अंदरूनी प्रक्रियाओं को तो नियंत्रित कर रहा है, लेकिन बाहरी खतरों से कैसे निपटता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से? क्या इसके लिए भी कोई खास सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है ये है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम। ये शरीर की सेना है, समझिए एक डिफेंस फोर्स। इसमें लिम्फ नोड्स, प्लीहा यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि और खास तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल हैं।
ये सब मिलकर बाहर से आने वाले हमलावरों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और यहाँ तक कि शरीर के अंदर बनने वाली असामान्य कोशिकाएं जैसे कैंसर कोशिकाओं से भी लड़ते हैं। लेकिन कभी-कभी ये सेना कंफ्यूज हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि एलर्जी में यही होता है। हमारा इम्यून सिस्टम परागकण या धूल जैसी हानि रहित चीजों को ही दुश्मन समझ बैठता है और हमला कर देता है। अच्छा। और ऑटो इम्यून बीमारियों में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस में। इसमें शरीर की सेना गलती से अपने ही शरीर के स्वस्थ टिश्यूज पर हमला करने लगती है। तो ये दिखाता है कि इस डिफेंस सिस्टम का सही तरीके से और बैलेंस में काम करना कितना जरूरी है। और हमारी त्वचा का क्या? बाल, नाखून, ये सिर्फ मतलब बाहरी दिखावे के लिए हैं या इनका भी कोई जरूरी काम है? त्वचा, बाल, नाखून और पसीने की ग्रंथियां, ये सब मिलकर बनाते हैं त्वचीय तंत्र यानी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये सिर्फ बाहरी कवर नहीं है, ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमें चोट से, इन्फेक्शन से और सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। शरीर का तापमान कंट्रोल करने में मदद करती है, पसीना इसी से निकलता है, और शरीर से पानी की कमी को भी रोकती है। लेकिन ये बाहरी परत भी बीमारियों से अछूती नहीं है। मुहासे, एक्ने, एक्जिमा, ये काफी आम समस्याएं हैं। त्वचा में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल या फंगल, और स्रोत त्वचा कैंसर के बढ़ते खतरे की तरफ भी इशारा करते हैं। ये त्वचा की कोशिकाओं की असामान्य ग्रोथ से होता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि शरीर की ये बाहरी ढाल भी देखभाल मांगती है। और हाँ, इन सब तंत्रों के अलावा प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन तंत्र भी है, जिसके अपने खास काम है और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे प्रजनन पथ संक्रमण, RTIs या बांझपन, इनफर्टिलिटी। बाप रे, इतने सारे तंत्र! और जैसा कि आप बार बार इशारा कर रही हैं, ये सब अलग अलग डिब्बों में काम नहीं कर रहे हैं। ये तो एक पूरा नेटवर्क लगता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत भी बार बार उजागर करते हैं। ये सभी तंत्र अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। एक सिस्टम में आई खराबी अक्सर दूसरे को प्रभावित करती है, ये हमने कई बार देखा अभी। जैसे परिसंचरण की समस्या, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, वो स्ट्रोक, तंत्रिका तंत्र या किडनी फेलियर, उत्सर्जन तंत्र का कारण बन सकती है। मधुमेह, अंतरस्रावी तंत्र का असर दिल, परिसंचरण, किडनी उत्सर्जन, आंखों और नसों, तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। सांस की तकलीफ श्वसन तंत्र होगी तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो ये एक बहुत ही जटिल जाल है जहां हर धागा महत्वपूर्ण है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो फिर इस इतनी जटिल मशीन को ठीक से चलाने के लिए, इन सभी तंत्रों को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या स्रोत कुछ बचाव के तरीकों, निवारक उपायों के बारे में बताते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बहुत जोर देते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो शायद हम सबने सुनी भी होंगी, पर उन पर अमल करना जरूरी है। जैसे संतुलित भोजन करना, मतलब खूब सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, और जो प्रोसेस्ड फूड है उसे कम करना। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे न सिर्फ मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत हों, बल्कि दिल और फेफड़े भी स्वस्थ रहें। नशे से दूर रहना, धूम्रपान, ज्यादा शराब या दूसरी नशीली दवाएं, इनसे बचना। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना, रेगुलर चेकअप्स, ताकि अगर कोई दिक्कत शुरू हो रही हो तो शुरुआत में ही पता चल जाए। और हाँ, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये उपाय किसी एक सिस्टम के लिए नहीं है, ये एक साथ कई सिस्टम्स के लिए फायदेमंद है। जैसे नियमित व्यायाम को ही लीजिए, ये मांसपेशियों और हड्डियों, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, साथ ही ये हृदय को स्वस्थ रखकर परिसंचरण तंत्र को बेहतर बनाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाकर श्वसन तंत्र को फायदा पहुंचाता है, और यहाँ तक कि मूड अच्छा करके, स्ट्रेस कम करके तंत्रिका तंत्र पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह अच्छा खाना वो पाचन तंत्र को तो ठीक रखता ही है, लेकिन साथ ही जरूरी विटामिन और मिनरल देकर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। धूम्रपान छोड़ना
सीधा फायदा फेफड़ों, श्वसन और दिल परिसंचरण को होता है। तो एक अच्छी आदत कई सिस्टम्स को एक साथ सपोर्ट करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बुरी आदत कई सिस्टम्स को एक साथ नुकसान पहुंचा सकती है। और हाँ, जल्दी पहचान और सही इलाज, उसका महत्व तो है ही। तो कुल मिला के मानव शरीर वाकई में आपस में जुड़े हुए एक दूसरे पर निर्भर तंत्रों का एक अद्भुत जटिल नेटवर्क है। और ये समझना कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है और हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों से, अपनी जीवन शैली से इसे कैसे बेहतर रख सकते हैं, ये शायद अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। बिल्कुल, और इसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और एक अच्छी आदत कई तंत्रों को फायदा पहुंचा सकती है। तो सोचिए, अगर अपनी जीवन शैली में सिर्फ एक बदलाव करना हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सा बदलाव होगा जिसके बारे में लगता है कि उसका सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक सकारात्मक असर शरीर के ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स पर पड़ेगा? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।